हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सेहतमंद होंगे, फिट होंगे। लेकिन आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। लोकसभा का बॉस कौन रहने वाला है, यह साफ हो गया है। बीजेपी ने सहयोगियों को मना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वीं लोकसभा पहुंचेंगे। जीत के बाद उत्साहित हैं और पहला पड़ाव था स्पीकर का, उसमें एक बार फिर साबित कर दिया। दिखाइए जरा अगली तस्वीर, ये आप देखिए 18वीं लोकसभा की तैयारी हो रही है, ये देखिए आप। लेकिन यहां स्पीकर की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस पर अब विपक्ष की नजरें भी हैं, डेप्यूटी स्पीकर पद पर भी नजरें हैं और इसीलिए विपक्ष तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन लोकसभा के सत्र से पहले मुलाकात हुई है, दिखाइए जरा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के पास और यह शिष्टाचार की मुलाकात है। लेकिन इधर विपक्ष की तैयारी है कि स्पीकर का पद या डेप्यूटी स्पीकर के पद सहयोगियों को मिले या उनके पास चला जाए, वो वोट करने के लिए तैयार हैं। और अब एनडीए ने भी तैयारी कर ली है। देखिए आप, राजनाथ सिंह ने इसके लिए बाकायदा बैठक की, तमाम बड़े लीडर्स पहुंचे। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी पर जिम्मेदारी है दर्शकों कि सहयोगियों को मनाएं, यानी टीडीपी और जेडीयू को मनाया जाए। और खबर यह है कि राजनाथ और नितिन गडकरी ने मना लिया है। लेकिन बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास कैसे रखेगी, रिपोर्ट से समझिए। जीत की हैट्रिक लगाने और पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद अब संसद की बारी है। पहली बार लोकसभा स्पीकर पद को लेकर बीजेपी को सभी दलों से बातचीत करनी पड़ रही है। बीजेपी ने सहयोगियों को साफ साफ बता दिया है, अगला लोकसभा स्पीकर बीजेपी का ही होगा। मतलब टीडीपी और जेडीयू ने स्पीकर पद को लेकर अपना दावा छोड़ दिया है। हमने एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और हम भारतीय जनता पार्टी के विवेक पर ही छोड़ देते हैं कि वो स्पीकर के पद के लिए किसका चयन करते हैं। अलबत्ता हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट उसी उम्मीदवार को होगा जिसको भारतीय जनता पार्टी चयनित करेगी। लेकिन इंडिया अलायंस के नेता टीडीपी को भड़काने में लगे हैं। स्पीकर पद के लिए टीडीपी उम्मीदवार को समर्थन देने को बेकरार हैं। अगर चंद्रा बाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रा बाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रा बाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। वैसे मोदी सरकार स्पीकर पद को लेकर आम सहमति बनाने में जुटी हुई है। लोकसभा का सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। 2 जुलाई को लोकसभा और 3 जुलाई को राज्यसभा में मोदी का संबोधन होगा। तो पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन कौन होगा लोकसभा का बॉस, इस पर अब निगाहें टिकी हुई हैं और सियासी माइलेज लेने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन कौन हो सकता है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। पूरी तैयारी की जा रही है, आप देखिए मीटिंग हो गई है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। मोदी 3.0 सरकार की यह पहली परीक्षा होगी दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहले खबर थी कि टीडीपी और जेडीयू स्पीकर चाहते हैं, जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आपको दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू ने स्पीकर पद पर कोई दावा नहीं किया है। स्पीकर पद अपने पास ही भारतीय जनता पार्टी रखेगी और राजनाथ और गडकरी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें जिम्मेदारी दी गई सहयोगी दलों को मनाने की, बात करने की। स्पीकर को लेकर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश भी है और इंडी गठबंधन टीडीपी को भड़काने की कोशिश में जुटा हुआ है, चंद्रबाबू नायडू को। स्पीकर पद के लिए टीडीपी उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए भी तैयार है। हालांकि टीडीपी ने स्पीकर पद को लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। टीडीपी सहयोगी दलों में आम सहमति की बात कह रही है और स्पीकर की रेस में पूर्व स्पीकर ओम बिड़ला आगे चल रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ओम बिड़ला आगे चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने ओम बिड़ला के नाम पर मोहर लगा दी है और सहयोगी दलों को स्पीकर के लिए बिड़ला का नाम बताया गया है। ओम बिड़ला कहां से सांसद है, जान लीजिए। कोटा बूंदी सीट से ओम बिड़ला तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं और संसद सत्र को लेकर कल
राजनाथ के घर एक बैठक भी हुई थी और इस बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा भी हुई है। तो ये आपने देख लिया, चर्चा हो गई है और बीजेपी अपने पास रखेगी, लेकिन इसे लेकर भी बयानबाजी की जा रही है। सुनिए जरा कौन क्या कह रहा है। जनता दल यू का प्रश्न है, वो किसी पद का दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामित जो भी उम्मीदवार है हम उसका समर्थन। ये आदर्श परंपरा है, स्पीकर का चुनाव सर्वानुमति से हो ताकि वो अपने पद का निर्वाह ट्रांसपेरेंट तरीके से कर सकें, और इस पर सर्वानुमति बनाने के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। दोनों गठबंधनों को बैठ के विचार। सरकार कोई संवैधानिक परंपरा या लोकतांत्रिक परंपरा को निभाते हुए दिखती नहीं, इसलिए सब चाहते हैं कि एक कोई कंट्रोल उनके हाथ में भी रहे, जिससे भारतीय जनता पार्टी जो डिक्टेटोरियल प्रधानमंत्री हैं उससे वो अपने आप को, अपने क्षेत्रीय दल को बचा के चल सके। ऐसे व्यक्ति का चयन जिसमें सबका भरोसा हो, 150 सांसद एक साथ निलंबित न कर दिए जाए, ये महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि मैंडेट भी उसी तरह का है। मैंडेट मिला जुला है, 50-50 का मामला है, तो आपको उसी तरह की प्रणालियां विकसित करनी होंगी कि एक निष्पक्ष स्पीकर हो जो बीजेपी का नहीं हो। कि अगर उनका स्पीकर होगा तो टीडीपी और नीतीश कुमार भूल जाएं कि उनकी कोई पार्टी थी। 6 महीने के अंदर अंदर अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी पार्लियामेंट के अंदर साबित करके दिखा देंगे, इसमें उनका कोई सानी नहीं है। तो बयानबाजी हो रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। ये आप देखिए, यह है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी। मैं इनकी तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि जब ये स्पीकर थे तो एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। दर्शकों, अटल जी की सरकार एक वोट से गिर जाती है और स्पीकर का फैसला बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन आखिर क्या हुआ था उस दौरान, आइए जरा आपको विस्तार से मैं समझाऊंगा, क्योंकि एक एक करके स्पीकर को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं और विपक्ष की भी इस पर नजरें। आइए जरा आपको समझा देते हैं। ये आप देखिए, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी उस दौरान प्रधानमंत्री थे और एक वोट से सरकार गिर गई थी। लोकसभा स्पीकर का पद बड़ा शक्तिशाली होता है दर्शकों, क्योंकि स्पीकर का पद सत्ताधारी पार्टी की ताकत का प्रतीक भी होता है और लोकसभा के कामकाज पर स्पीकर का ही कंट्रोल होता है। 1999 में वाजपेयी सरकार में टीडीपी के ही बालयोगी स्पीकर थे, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और तब विश्वास मत के दौरान एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। आपको याद होगा वो भाषण। बालयोगी ने कांग्रेस के गिरधर गमांग को वोट देने की अनुमति दे दी थी, लेकिन क्या हुआ था, गिरधर गमांग 3 महीने पहले ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन गमांग ने सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया था और जयललिता ने समर्थन वापस लिया। अविश्वास प्रस्ताव आया उसके बाद और एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण पद माना जाता है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और वो सरकार में है 2 सहयोगी दलों की वजह से। वो कौन से 2 सहयोगी दल हैं, ये देखिए आप। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी और नीतीश कुमार जेडीयू, ये दोनों पद हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, सहयोगियों को साधने के लिए डेप्यूटी स्पीकर का पद दिया जा सकता है, ऐसी भी तैयारी है। क्या तैयारी, आइए जरा आपको समझा देते हैं। ये आप देखिए, लोकसभा स्पीकर की कुर्सी बीच में किस तरह से सहयोगियों के लिए चुनौती बन गई है, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ स्पीकर की ताकत है, दूसरी ओर स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर पर भी घमासान तेज हो गया है। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पद पर सहयोगियों को भरोसा है और उन्हें यह पद दिया जा सकता है। ऐसे में टीडीपी और जेडीयू का डेप्यूटी स्पीकर हो सकता है। एनडीए में बीजेपी के बाद टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है और टीडीपी का स्पीकर पद दावेदारी उनकी मजबूत है और उन्हें बनाया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है, इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है। पोजीशन यही चाहेगा कि वहाँ जो आदमी बैठे तो निष्पक्ष हो, और ख़ास के अभी ये गठबंधन की सरकार है कि जो भी व्यक्ति हो वो
तमाम तरह की बंदिशों से ऊपर हो। इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं, कोई भी फैसला होगा, कोई भी निर्णय होगा, वो सभी की राय से होगा। कोई इंडिविजुअल किसी एक पार्टी की राय से तो होगा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अभी इस पर कोई चर्चा हुई नहीं है इस तरह की, और जब होगी तो जाहिर है फिर इसको पता चलेगा। डिप्टी स्पीकर सर, जो इंडिया गठबंधन, मैं डिप्टी स्पीकर के लिए भी कह रहा हूँ, उसके बाद में आता है पहले स्पीकर का चुनाव सर्वमान्यमति से। तो कांग्रेस और जेडीयू क्या कह रहे हैं ये आपने सुन लिया, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है। और इस रणनीति के बीच ये आप देखिए, राहुल गांधी ने कह दिया है, आज एक बड़ी मीटिंग हुई, इसके लिए डेप्यूटी स्पीकर पर भी चर्चा हुई, लेकिन इस बड़ी मीटिंग में आज एक और बड़ा फैसला ले लिया गया है। दिखाइए जरा अगली तस्वीर, ये आप देखिए, मीटिंग हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कह दिया कि वो वायनाड से जा रहे हैं। चर्चाएं कई सारी थी कि वायनाड से राहुल जाएंगे तो क्या होगा, ये आप देखिए, प्रियंका गांधी को अब वो वायनाड से मैदान में उतारने वाले हैं और राहुल ने वायनाड को बाय बाय कह दिया है और यहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी। लेकिन यह फैसला राहुल गांधी के लिए कैसा साबित हो सकता है, समझ लीजिए। राहुल गांधी ने आखिरकार वायनाड को बाय बाय कह दिया है। दर्शकों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक बैठक हुई और उसमें फैसला हुआ, वायनाड सीट से अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका पहली बार किसी सीट से चुनावी मैदान में होंगी और वायनाड से प्रियंका के लड़ने की अटकलें बहुत पहले से थी। बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पर मोहर लगा दी है। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपको दिखाया और प्रियंका ने कहा, वायनाड से चुनाव लड़ने पर मैं काफी खुश हूं। इस बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका मौजूद रहीं। राहुल रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से जीते हैं। रायबरेली में राहुल ने 3,90,000 वोटों से जीत दर्ज की और रायबरेली गांधी परिवार की पारंपरिक सीट भी है। दर्शकों, राहुल की मां सोनिया गांधी रायबरेली से ही सांसद रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश में रायबरेली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर कब्जा किया है। इसलिए राहुल रायबरेली अगर छोड़ते तो गलत संदेश जाता और दिल्ली का रास्ता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। इसलिए वायनाड की सीट जो राहुल ने 3,64,000 के अंतर से जीती है, अब उसे राहुल छोड़ेंगे और 18 जून तक एक सीट छोड़ना ही था। इसलिए नियम क्या कहता है यह भी जान लीजिए, 14 दिन के अंदर एक सीट आपको छोड़नी पड़ती है और जो सीट आप छोड़ते हैं वो 14 दिन पूरे हो रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी ने यह फैसला किया। अब अगर एक सीट नहीं छोड़ते तो दोनों सीट रिक्त मानी जाती हैं। चुनौती थी, इसलिए मीटिंग हुई और फैसला लिया। अब 6 महीने के अंदर यहां पर उपचुनाव कराने होंगे और उपचुनाव में प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। राहुल ने वायनाड छोड़ दिया है, बीजेपी ने इस पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कहा गया है, सुनिए जरा। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। बहुत खुश हूँ मैं, आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड। और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना
रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए, और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है। तो एक चुनौती नहीं है, राहुल के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन अभी भी राहुल नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुन लिए गए हैं। कहां से चुने गए? बनारस से। और अब जीत के बाद बनारस जाने की तैयारी में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी जीत के बाद दिखाइए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाएंगे तो कुछ इसी तरह का दृश्य होगा। यानी रोड शो की तैयारी है। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो निकालेंगे और जनता से संवाद भी करेंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। इसके साथ मंदिर भी पहुंचेंगे, बाबा विश्वनाथ ने बुलाया है, आशीर्वाद लेने जाएंगे। मंदिर भी जाने की तैयारी है। कार्यक्रम लगभग तय हो गए हैं और इसके लिए बनारस में तैयारियां भी की जा रही हैं। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, सैंड आर्ट बनाया गया है और प्रधानमंत्री के स्वागत की बात कही जा रही है। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री तैयार हैं बनारस जाने के लिए, दूसरी तरफ बनारस में तैयारियां भी हो रही हैं। लेकिन क्या खास रहने वाला है बनारस में पीएम के आने को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी कल वाराणसी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल बाबा विश्वनाथ की शरण में होंगे। वाराणसी से तीसरी बार जीत के बाद मोदी का यह पहला काशी दौरा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर काशी और उसके आसपास जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, झंडे और बैनर लग रहे हैं। नमो घाट पर उनके स्वागत में सैंड आर्ट्स की नुमाइश हो रही है। काशी में जगह जगह हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल मोदी की सुरक्षा के लिए भी खास तैयारी है। सेना के हेलीकॉप्टर सुरक्षा रिहर्सल में जुटे हैं, क्योंकि बाबा ने एक बार फिर अपने शिष्य को बुलाया है। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया। 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में जाने वाले हैं। किस तरह के कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ रहने वाला है, क्या खास तैयारियां की जा रही है, आइए जरा आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में जाएंगे और कल प्रधानमंत्री का बनारस का दौरा, ये आप देखिए, इसी तरह से रोड शो भी होगा। तीसरी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला बनारस का दौरा है। बनारस में मोदी का 15 घंटे का कार्यक्रम है। दर्शकों, प्रधानमंत्री का वाराणसी का दौरा होगा और उसमें लंबा रोड शो भी करेंगे। इसके साथ ही साथ बताया यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री का रोड शो 8 किलोमीटर का होगा। रोड शो में रास्ते, चौराहे, नुक्कड़, झंडे, बैनर से सजाए गए हैं और रोड शो में 20 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश भी की जाने की तैयारी है। रोड शो के रास्ते में 18 जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिग्गज नेता स्वागत करेंगे। उसके बाद क्या होगा देखिए। रोड शो के बाद काल भैरव मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री दर्शन करने। उसके बाद बाबा विश्वनाथ की खास पूजा करेंगे। 108 कमल फूलों से बाबा का अभिषेक किया जाएगा। दशाश्वमेध घाट पर गंगा का पूजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गंगा के पूजन के बाद गंगा आरती में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। सजावट में क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां, समझ लीजिए। 100 कुंटल फूलों का इस्तेमाल होगा। कल काशी का नजारा देव दीपावली जैसा नजर आने वाला है। इसके बाद क्या होगा, जैसा मैंने आपको कहा था कि संवाद का कार्यक्रम है। किसानों से भी बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबर है कि मोदी 21 किसानों से बातचीत करेंगे, वार्तालाप। और काशी से डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे। काशी की धरती से 9 करोड़ किसानों को
सौगात भी प्रधानमंत्री देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ जारी किए जाएंगे। एनजीओ की 30,000 कृषि सखियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले किसानों को सम्मानित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। किसानों और महिला समूह को 300 आवास भी दिए जाएंगे। तो ये 15 घंटे का कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन जब प्रधानमंत्री काशी आते हैं, सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए जाते हैं। ये आप देखिए, जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तैयारियां की गई हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री का सुरक्षा का घेरा रहेगा, अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के बाद काशी आने वाले हैं। क्या तैयारियां हैं, आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। दर्शकों, सेना के हेलीकॉप्टर जगह जगह पर रिहर्सल कर रहे हैं, हर जगह पर, और सेना के जवानों को जिम्मेदारी दी गई है, रिहर्सल की जा रही है। यानी जमीन से लेकर आसमान तक पूरी की पूरी आर्मी और अलग अलग जवान जुटे हुए हैं। ग्राफिक्स दीजिए जरा सामने। सेना के हेलीकॉप्टर के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि पूरी तैयारी रहेगी। वाराणसी में एसपीजी मोर्चे पर रहेगी। एसपीजी ने रिहर्सल भी की है। वाराणसी के ही पूरे इलाके में एसपीजी के बंदोबस्त रहेंगे। आपको यह भी जानकारी दे दें कि पेट्रोलिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, एसपीजी की टीम दशाश्वमेध घाट पर पहुंची, काशी विश्वनाथ पर तैनात है। इतना ही नहीं, पीएम की मौजूदगी तक गंगा में कोई भी नाव नहीं चलेगी, कोई भी जा नहीं सकता है। दशाश्वमेध घाट और शीतला घाट है जहां पर नौका चलाने की पाबंदी होगी, और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक आप नौका नहीं चला सकते हैं। नरेंद्र मोदी अब तक 50 बार काशी का दौरा कर चुके हैं और इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि एक तरफ प्रधानमंत्री तीसरी बार चुने गए, वो अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे हैं। दूसरी ओर क्या हो रहा है, जहां से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती, ये आप देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, यहां पर तोड़फोड़ शुरू हो रही है। आप सोच रहे होंगे क्या हो गया, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि कार्यालय का वास्तु ठीक नहीं है, पीसीसी का वास्तु ठीक नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की हार हुई, तो यहां पर तोड़फोड़ शुरू हो गई है। और आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी ने सोच लिया है कि वास्तु ठीक नहीं है, इसलिए कांग्रेस का विधानसभा और लोकसभा में यह हाल हुआ है। लेकिन आखिर कांग्रेस पार्टी अपने कार्यालय को लेकर क्या कर रही है, कैसा वास्तु दोष आ गया है, आइए जरा आपको समझा देते हैं विस्तार से। तो किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं कांग्रेस कार्यालय में, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, कांग्रेस को मेहनत से ज्यादा टोने और टोटके पर भरोसा है। दर्शकों, क्यों कह रहा हूं मैं, कांग्रेस अपनी हार के लिए किस्मत को कोस रही है। कांग्रेस का मानना है कि उसकी हार वास्तु दोष की वजह से हुई है, इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने दफ्तर में वास्तु सुधारने में लगी हुई है। देखिए आप, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई है दर्शकों, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को इस हार के लिए वास्तु दोष नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में जबरदस्त तोड़फोड़ हो रही है, जो आप देख रहे हैं, नीचे से ऊपर तक दरवाजे और खिड़कियां तक बदले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के दफ्तर में सबसे ज्यादा और बड़ा बदलाव हो रहा है। प्रवक्ताओं के कक्ष को तोड़कर इसका एंट्री पॉइंट बदल दिया गया है। कहीं चबूतरा तोड़कर कमरा बना दिया है, तो कहीं कमरा तोड़कर चबूतरा बना दिया है। दरअसल किसी ने वास्तु ठीक होने पर कृपा बरसने की सलाह दी है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का यह हाल हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे सहयोगी पहुंचे कांग्रेस कार्यालय सत्य विजय, और उन्होंने वहां का जायजा लिया है। देखिए जरा वहां के क्या हालात हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बने, उनके कार्यकाल में लोकसभा में 29 में से 29 सीट कांग्रेस हारी, और इसके बाद से कह सकते हैं जो कांग्रेस है वो वास्तु का सहारा ले रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जो है उसे पूरी तरह से तोड़कर एक नया आकार दिया जा रहा है। फिलहाल देखिए 3rd फ्लोर पर हम मौजूद हैं। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ वो बैठते थे, उनकी बैठने की जो सिटिंग थी वो भी परिवर्तित की गई है। ये जो
मुख्य द्वार था इसको भी अब बड़ा किया जा रहा है। मुख्य पीसीसी का ग्राउंड फ्लोर, इसकी तस्वीर दिखाते हैं। पूरा इसको जो है तोड़कर इसका स्वरूप बदला जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक रिसेप्शन हुआ करता था, उसे बदला गया है। कुछ यहाँ पर छोटे छोटे कैबिन हुआ करते थे, वो बदले गए हैं। यहाँ हम आपको एक और देखिए, यहाँ पर भी एक कक्ष था, उसे तोड़कर उसे भी बदलने की कवायद जारी है। इस तरह से देखिए यहाँ पर तमाम जो है ये कंस्ट्रक्शन इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो पिछला स्वरूप था पीसीसी का, जो बिल्डिंग है, इसमें कई वास्तु दोष हैं और इसी को बदलने के लिए, जिससे कि कांग्रेस पे संकट है वो दूर हो, इसके लिए इस तरह से यहाँ पर नए बदलाव किए जा रहे हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि वास्तु दोष है, लेकिन कांग्रेस को अपना प्रदर्शन देखना चाहिए। क्या हुआ क्या है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं कैसे कांग्रेस मिट्टी में चली गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती लोकसभा चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी को 59% वोट मिला है। वहीं कांग्रेस पार्टी 33% पर ही रह गई मध्य प्रदेश में। विधानसभा चुनाव आ जाइए जो 2023 में संपन्न हुए, 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और कांग्रेस पार्टी 66 पर रह गई। पिछली बार से बड़ा कम है। मध्य प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं कांग्रेस के लिए वो चिंताजनक हैं, क्योंकि करीब करीब 50% वोट बीजेपी के पास आ गया विधानसभा चुनावों में भी और कांग्रेस पार्टी 41% तक पहुंच गई है। इस सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने कि करें तो करे क्या। कांग्रेस के नेता इसको लेकर क्या कह रहे हैं और बीजेपी इसे लेकर सवाल उठा रही है। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के नेता हैं, आशीष अग्रवाल बीजेपी की तरफ से जवाब दे रहे हैं, सुनिए जरा। अरे वास्तु पे दुनिया डिपेंड है तो कांग्रेस क्यों नहीं डिपेंड हो। अब कांग्रेस भी डिपेंड है, हम भी वास्तु में विश्वास रखते हैं। हमारी बहुत प्राचीन वास्तु कला है, वास्तु शास्त्र है और इस पर हम विश्वास रखते हैं। देखिए, कांग्रेसी सदैव अपने दोषों को छुपाने के लिए एक स्क्रिप्ट रचते हैं। तो जीतू पटवारी जो वर्तमान यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए वास्तु दोष के बहाने लीपापोती प्रारंभ की है। पर ये लीपापोती से अगर चीजें ठीक होती तो न जाने कांग्रेस कब सुधर जाती। कांग्रेस को बूथ समितियां बनानी चाहिए, जनता से किए गए वादों को ना पूरा करने के कारणों को खोजना चाहिए, अपने लिए सशक्त नेतृत्व तलाशना चाहिए और उन कारणों का पता लगाना चाहिए जिसके कारण लाखों कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में कांग्रेस से भाजपा में आए। ये लीपापोती कांग्रेस के काम नहीं आएगी। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ये हाल हो रहा है तो उधर साउथ में वाईएसआरसीपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा चुनावों में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया और विधानसभा चुनावों में भी ऐसा प्रदर्शन किया कि वाईएसआरसीपी की मुश्किल यानी जगन मोहन की मुश्किल खड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है। दिखाइए जरा तस्वीर, क्या हुआ। सिक्योरिटी कम हो गई, ना तो वो विपक्ष में बैठने लायक बचे, इतनी कम सीटें हो गई हैं। इसलिए अब नॉर्मल जो सिक्योरिटी होती है वो मिलेगी। जो आप देख रहे हैं ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो जगन मोहन की सुरक्षा में अब तैनात रहेंगे। और इसके साथ साथ प्रदेश में क्या हो रहा है सरकार बदलने के बाद, दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए। थोड़े दिन पहले बुलडोजर चला था और ये गार्ड रूम था जो अवैध तरीके से बनाया गया था। नायडू की सरकार आई, कार्रवाई शुरू हो गई है। यानी एक तरफ जगन मोहन चुनाव में भी हारे, दूसरी तरफ सिक्योरिटी भी चली गई और तीसरी तरफ अवैध निर्माण पर एक्शन भी हो रहा है। क्या हो रहा है आइए जरा आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन को लेकर बड़ी खबर है दर्शकों। क्या खबर है? जगन की सुरक्षा में प्राइवेट गार्ड तैनात किए जाएंगे। खबर है कि प्राइवेट गार्ड्स के 30 जवान जगन की सुरक्षा में लगे रहेंगे। प्राइवेट गार्ड्स गुंटूर जिले के आवास पर तैनात भी कर दिए गए हैं। जगन की सुरक्षा में तैनात ये जवान ग्रे सफारी में आपको नजर आएंगे। चंद दिनों पहले तक जगन के साथ सुरक्षा का बड़ा काफिला होता था दर्शकों। दरअसल आंध्र में जगन मोहन की करारी हार हो गई है। सीएम की कुर्सी भी चली गई है, विपक्ष का नेता पद भी नहीं मिला है, ऐसी हालत हो गई है। और आंध्र में विधानसभा की 175 सीटें और जगन के पास मात्र 11 विधायक है। सोचिए आप, विपक्ष का नेता बनने के लिए 10% विधायकों की जरूरत होती है, लेकिन वाईएसआरसीपी के पास कम से कम 18 विधायक होने चाहिए। हुआ क्या? ऐसे में अब जगन को एक विधायक के बराबर ही सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। जगन के आवास पर क्या हुआ हाल ही में यह भी जान लीजिए। बुलडोजर चला। हैदराबाद में लोटस पॉन्ड का
बुलडोजर चला, जहां पर यह इलाका है पूरा। हैदराबाद का लोटस पॉन्ड जगन का निवास स्थान है। सरकार ने बुलडोजर चलाकर अवैध गार्ड होम को तोड़ दिया है। लोटस पॉन्ड का गार्ड होम सड़क पर अतिक्रमण कर बनाया गया था। पहले शिकायत मिली थी, लेकिन तब क्या था, जगन सरकार में थे दर्शकों। अब आंध्र प्रदेश में सरकार बदल गई है, नायडू सीएम बन गए और अब कार्रवाई हो रही है। जब जगनमोहन सीएम थे तब नायडू पर एक्शन लिया गया था, आपको याद होगा। भ्रष्टाचार के आरोप में नायडू की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश राज्य के दौरे पर जब वो आए थे, गिरफ्तार कर लिया गया था। नायडू को वैनिटी वैन से देर रात उठा लिया गया था। अब चंद्रबाबू नायडू को जब वो पहुंचे हाई कोर्ट तब जमानत मिली थी, लेकिन अब मौका मिल गया है उन्हें, इसलिए वो कार्रवाई भी कर रहे हैं और नियम के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, लगातार एक तरफ सियासत हो रही है, दूसरी ओर अलग अलग तरह से कार्रवाई भी की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 समिट में पहुंचे तब इसे लेकर विपक्ष की तरफ से बड़े सवाल उठाए गए। और एक तस्वीर जिस पर विपक्ष ने ऐसी टिप्पणी की कि वो मुश्किल में आ गया, यही है वो तस्वीर जब पोप फ्रांसिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले लगते हैं। और इसी तस्वीर को लेकर विपक्ष बैकफुट पर आ गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दिखाइए जरा तस्वीर। ये आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा, लेकिन जाने अनजाने यह कहा गया कि पोप का अपमान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी तुरंत ही बैकफुट पर आई और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को एहसास हुआ कि यह गलत हो गया है। आखिर कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था, उसके बाद किस तरह से यह पूरा विवाद बढ़ा है, आइए जरा आपको समझाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप की मुलाकात मामले में कांग्रेस बैकफुट पर है। मुलाकात पर टिप्पणी के बाद कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया से अपना पोस्ट भी डिलीट कर दिया, जो हमने आपको दिखाया। पोस्ट डिलीट करने के बाद कांग्रेस ने लिखा, सभी लोग जानते हैं कि धर्म, पोप या किसी भी भगवान का अपमान करना पार्टी की परंपरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों और आस्थाओं को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस के मन में पोप का अपमान करने का दूर दूर तक ख्याल नहीं है। पोप फ्रांसिस का दुनिया सम्मान करती है। मोदी खुद को भगवान बताकर आस्था का अपमान करते हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है। लेकिन पूरा मामला क्या था, ये समझ लीजिए। 13 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर गए। मोदी इटली में G7 की बैठक के सिलसिले में पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से हुई थी। मोदी और पोप की मुलाकात पर कांग्रेस ने विवादित टिप्पणी की। केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मोदी पोप की तस्वीर साझा की, जिसमें लिखा, आखिरकार पोप की भगवान से मुलाकात हो ही गई। दरअसल कांग्रेस ने पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा, क्योंकि एक बार उन्होंने कहा था, भगवान ने मुझे स्पेशल मिशन पर भेजा है। और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी अब बैकफुट पर आ गई। लेकिन इसे लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, सुनिए जरा। मोदी जी का अपमान करना चाहते हैं या आदरणीय पोप का अपमान करना चाहते हैं? आप तो सभी का अपमान कर रहे हैं। आपको अपमान करने का जो है वो ऐसा लगता है कि आपको सुपारी किसी ने दे रखी है। और पोप जैसे महान शख्सियत के बारे में उनको इस तरह की बात करना, तो ये तो आप सीधे सीधे पोप का अपमान कर रहे हैं। उसका सवाल है, एक व्यक्तिगत लोगों की भावना होती है, व्यक्तिगत मंशा होती है, उसके आधार पर भी आदमी कमेंट करते हैं। किसी भी मुल्क के प्रधानमंत्री का एक्शन केवल देश के हिसाब से, जाति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से उसका व्यवहार नहीं होता। और इस तरह के व्यक्तिगत कमेंट वो जो है लोग करते रहते हैं, अपने अपने अलग अलग संदर्भ होता है, अलग विचार रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पोप से जो मिलना था और पोप के चेहरे पर जिस प्रकार की मुस्कुराहट थी, ऐसा लग रहा था कि वो खुद ये महसूस कर रहे किसी बड़े देश का कोई बहुत प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री से भेंट कर रहा है। तो ये तो पूरे देश के हर बच्चे के लिए गौरवान्वित करने वाले क्षण थे। और कांग्रेस इस प्रकार का बयानबाजी करके अपनी घटिया मानसिकता का उनके नाम सबूत दे रही है। कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस ने इसके लिए माफी भी मांगी है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। टेरर की कमर टूटने लगी है।
आतंकवाद घुटनों पर आ गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये देखिए आप। जब घाटी और जम्मू में हमले हुए तो बैठक हुई, सुरक्षा बलों को चेताया गया और कहा गया कि आपको खुली छूट है, जो आतंकवाद करे उसे सजा मिलनी चाहिए। दिखाइए फिर क्या हुआ बांदीपोरा में। आप देखिए आर्मी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दर्शकों, बांदीपोरा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, सेना का एक्शन देखने को मिला है। सुनिए जरा एम्बियंस किस तरह वहां पर सेना के जवानों ने कार्रवाई की। तो सेना के जवान वहां सर्चिंग कर रहे हैं और उसके बाद क्या हुआ, जब आतंकवादी दिखा तो उसका काम तमाम हो गया। जाननुम में पहुंचाने का काम किया है सेना ने बांदीपोरा में। यानी जैसे ही एक्शन में आए सुरक्षा बल, आतंकी अपने बिलों में छुपने के लिए मजबूर हो गए। बांदीपोरा के हालात तो आपने देख लिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं हंदवाड़ा में क्या हुआ। यह आप देखिए, एक आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है। यह भी नापाक इरादे से यहां पर पहुंचा था, लेकिन इसे भी पकड़कर सुरक्षा बलों ने बता दिया कि किसी भी नापाक स्थिति से निपटने के लिए हमारे सुरक्षा बल आपकी और हमारी सुरक्षा में तैनात है। और उसी का नतीजा है आज ईद मनाई जा रही है। ईद पर यह घाटी की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां हंदवाड़ा में नमाज अता की गई, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और आज सेना ने दूसरी तरफ कार्रवाई भी की है। यानी आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए हमारी सेना तैयार है और उसके लिए सरकार ने भी कह दिया है कि अगर कोई गलती करेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। देखिए रिपोर्ट। इधर गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा मंथन किया और उधर शुरू हो गया दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ा एक्शन। हाई लेवल मीटिंग के बाद अमित शाह ने सेना को खुली छूट दे दी है। कह दिया है कि आतंकवादियों को चुन चुन कर मारो। सेना और पुलिस इस काम में जुट भी गए हैं। कश्मीर में उसने एक आतंकी को मार गिराया। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े एक आतंकी को जिंदा भी पकड़ा है। यह आतंकी कश्मीर में टारगेट किलिंग के फिराक में था, यानी दहशत फैलाने की साजिश रच रहा था। दहशतगर्द के पास से भारी गोला बारूद बरामद हुआ है। कश्मीर की तरह जम्मू में भी आतंक की कमर तोड़ने की तैयारी है और इसके लिए प्रहार शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर पर हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद सुरक्षा बल एक्शन मोड में हैं। लगातार जो है आतंक पर बड़ा प्रहार किया जा रहा है। उस बीच बांदीपुरा में आतंकियों के एक ग्रुप को सुरक्षा बलों ने घेर कर एक आतंकी को मार गिराया है। इसके साथ साथ दक्षिण कश्मीर के हंदवाड़ा में ही हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया है, जो लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने आका के संपर्क में था। तो आतंकवाद को पूरी तरह से तोड़ने के लिए अब फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तैयारी की जा रही है। कैसे जरा आपको दिखाता हूं कैसी बड़ी कार्रवाई की गई। देखिए आप, जंगल की आड़ लेकर आतंकियों ने फायरिंग की बांदीपोरा में। दर्शकों, रात के अंधेरे में हमला कर दहशत फैलाने की साजिश थी, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत ही मोर्चा संभाल लिया। आतंकियों को घेर कर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। रात की बात यह है कि रात भर आतंकियों को शहर के अंदर नहीं आने दिया हमारे सुरक्षा बलों ने, वही रोक कर रखा। और सुबह होते ही सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। देखा जाकर तो एक आतंकी का शव मिला और एक की तलाश की जा रही है। और मारा गया आतंकी उमरलोन लश्कर से जुड़ा हुआ था। सोचिए आप, पिछले महीने आप उसके भाई ने वोट डाला था और उसे आतंक छोड़कर सरेंडर करने की अपील की थी। उसका हश्र क्या हुआ देख लिया आप। हंदवाड़ा में देखिए आप, गिरफ्तारी हुई है एक आतंकी। हामिद टारगेट किलिंग की फिराक में था, लेकिन बेगुनाह लोगों की हत्या कर यह दहशत फैलाने ही वाला था। और पाकिस्तान के हैंडलर से ऑर्डर मिलते थे, हथियार भी मिलते थे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने खुफिया ऑपरेशन चलाया और हिजबुल से जुड़े हुए आतंकी हामिद को गिरफ्तार कर लिया, जो आपको दिखाई दे रहा है। चीन जहां से पिस्तौल आती है, हैंड ग्रेनेड आते हैं, वो इसके पास मौजूद थे, बरामद कर लिए गए हैं। आतंकी हामिद से पूछताछ के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों के प्लान
और मास्टरमाइंड की जानकारी लग गई है सुरक्षा बलों को। मतलब दहशतगर्दों के आका भी अब जल्द ही गिरफ्त में होंगे या उनका भी सफाया हो जाएगा। इस मसले को लेकर एसएसपी क्या कह रहे हैं, दाऊद अयूब, सुनिए जरा। कल हमें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने आर्मी के साथ 30 RR के साथ पुलिस ने और बाकी एसएफ के साथ ऑपरेशन लॉन्च कर लिया। ऑपरेशन में हमने जब बंदे को आइडेंटिफाई हो गया कि बंदा कौन है, उससे वेपन्स भी सीज किए। वेपन्स उसके एक चाइनीज पिस्टल है, एक ग्रेनेड और एम्प्टी ये 2 मैगजीन पिस्टल के है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कब से इन्वॉल्व था वो उस इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। तो ये टच में था जो हमारे ज़ुहूर अहमद मीर सन ऑफ मोहम्मद अफजल मीर, एक मर्तिगाम का, पाक में एक पाक हैंडलर है जो यही का है, पाक हैंडलर है, HM ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता है, उसी के कंटिन्यूस टच में था और उसी के शाय पे ये काम कर रहा था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी कर ली है। दर्शकों, जो पेपर लीक करते हैं अब वो सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ तो फिर योगी छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ है, नीट को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र आवाज उठा रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। अलग अलग जगह से प्रदर्शन की आवाजें बुलंद हो रही हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। यूपी में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा थी, इसका भी पेपर लीक हुआ था। नीट में भी कुछ ऐसा ही हाल था, इसीलिए इस मसले पर सरकार विचार कर रही थी। अगली तस्वीर दिखाइए। अब सरकार ने फैसला किया है उत्तर प्रदेश की कि इसके लिए कड़ा कानून बनाएंगे। ये कानून क्या होगा, किस तरह से सरकार इसकी तैयारी में लगी हुई है, क्योंकि नकल माफिया, पेपर लीक माफिया बड़े आराम से सब कुछ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। परीक्षा माफिया का इलाज योगी ने पक्का कर दिया है। परीक्षा में धांधली की तो बाबा का बुलडोजर हिसाब करेगा। योगी के यूपी में पर्चा लीक करने पर होगी उम्र कैद की सजा। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा का जब से पेपर लीक हुआ है, सीएम योगी लगातार एक्शन में बने हुए हैं। अब योगी ने ऐसे पेपर लीक को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। योगी सरकार जल्द ही पेपर लीक पर नया कानून बनाने वाली है। इस नए कानून के बाद अगर यूपी में पेपर लीक के बारे में किसी ने सोचा तो योगी उसे छोड़ेंगे नहीं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन पेपर लीक माफियाओं पर कैसे नकेल कसी जाएगी, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, पेपर लीक मामले पर एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद एक्शन तेज हो गया है। सीएम योगी ने इसे लेकर कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था। क्या था वो पोस्ट? लिखा था उन्होंने, परीक्षाओं की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। पेपर लीक को रोकने के लिए प्रदेश में नए कानून को जल्द ही लागू करेंगे। अब सरकार ने पेपर लीक पर मसौदा तैयार कर लिया है। कानून पर नए कानून में पेपर लीक के दोषियों को उम्र कैद की सजा देने का प्रावधान है। इसके साथ ही दोषियों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और गैंगस्टर एक्ट लगाने का मतलब यही होगा कि उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। दोषियों को कोर्ट से भी जल्द सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए पूरी तैयारी हो गई है। हर आरोपी का अलग से ट्रायल भी करवाएंगे। फिलहाल योगी पेपर लीक पर नया कानून लाने की तैयारी में है और गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई होगी। इसका सीधा मतलब यही है कि जो भी पेपर लीक करता है उसकी अब खैर नहीं है। अब आपको सुनवाते हैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। नकल की समस्या राष्ट्रव्यापी है और पूरे देश और समाज को, विशेषकर युवा वर्ग को उसने पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में ले लिया है। एक असमंजस की, एक अनिश्चितता का वातावरण पूरे देश में व्याप्त है। यह संतोष का विषय कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा एक बहुत ही उत्कृष्ट नकल विरोधी अधिनियम लाए जाने
की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसमें जो राष्ट्रीय स्तर पे जो सर्वाधिक बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनका समावेश किया गया है। बताया जाता है कि इस अधिनियम में आजीवन कारावास का प्राविधान है, 10 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड का प्राविधान है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त जो और प्राविधान है उनका भी समावेश किया जाने की संभावना है। तो ये सुना आपने, ये बहुत जरूरी था, लेकिन आखिर क्यों नया कानून लाना पड़ा? कितना ये जरूरी था, कितना ये अहम है, आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, देश में, राज्यों में, कई इलाकों में पेपर लीक की तमाम घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था दर्शकों। 17 और 18 फरवरी को इस परीक्षा का आयोजन होना था। क्या हुआ? 60,244 पदों पर 40 लाख उम्मीदवारों ने, अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा, लेकिन नतीजों से पहले ही पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द हो गई। ऐसे में परीक्षा में बैठने वाले लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। यूपी में पेपर लीक में 1998 के कानून के तहत एक्शन लिया जाता है। कानून में 1 से 7 साल तक की सजा होती है और 10,000 के जुर्माने का प्रावधान है, यानी थोड़ा हल्का है, कमजोर है। ऐसे में आरोपियों को कड़ी सजा का बिल्कुल डर नहीं होता है दर्शकों। अगर गिरफ्तारी हो भी जाए तो जमानत बड़ी आसानी से मिल जाती है। यूपी में पिछले 7 सालों में 8 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो गए। सोचिए आप, अगर आंकड़ा देखें तो प्रभावित छात्रों की संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी। ये काफी गंभीर है। पेपर लीक उत्तर प्रदेश या यूं कहें देश के युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है, और अगर पेपर लीक पर सख्त कानून बनेगा तो कार्रवाई होगी, इसलिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में पेपर लीक पर नया कानून लागू किया जा सकता है। इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। अब देखना होगा किस तरह का कानून कब तक बनता है छात्रों के लिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, और आज आपके सरोकार की खबर, अगर आप यात्रा करते हैं ट्रेन से तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज की जो घटना घटी है उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिग्नल फेल हो गया और रेल हादसे का शिकार हो गई। क्या हुआ दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए। एक के ऊपर एक डिब्बे चढ़े हुए, मालगाड़ी, यात्री फंसे हुए, रेस्क्यू शुरू किया गया। लेकिन आप सोचिए, यह हादसा हुआ तो कई सवाल खड़े हुए कि आखिर कैसे यह हादसा हो गया। यात्रियों की जान एकाएक खतरे में पड़ गई, कई यात्री घायल हैं, कई यात्रियों की मृत्यु हो गई है। और इसके बाद क्या हुआ? हादसे के तुरंत बाद यहां पर बुलडोजर को लगाया गया। एक के ऊपर एक डिब्बे चढ़ गए थे। फुल फ्रेम लीजिए जरा से, बहुत मुश्किल हो रही थी, कैसे रेस्क्यू किया जाए। मालगाड़ी थी एक तरफ, दूसरी तरफ यात्री ट्रेन, और इसीलिए काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यात्री इसमें मौजूद थे। ये ऊपर से तस्वीर है, देखिए आप जरा, क्या हालत हो गई है। आग लग गई है। लोग तमाशबीन जरूर बने हुए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो फंस गए थे बीच में दर्शकों। इन्हें निकाला गया, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यात्रियों को समझ नहीं आया एकाएक हादसा हुआ तो हुआ कैसे। रेल मंत्री को लेकर भी सवाल खड़े हुए, लेकिन इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए हैं और मौके पर पहुंचे, जहां पर घटना घटी वहां पर पहुंचे। यह आप तस्वीर जो देख रहे हैं, बहुत ही यह हादसा हुआ। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये देखिए आप, बाइक से पहुंचे हुए हैं, खुद बाइक पर मौजूद थे और कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द लोगों तक रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम पहुंचे। पूरी तैयारी इसके लिए की गई। अगली तस्वीर दिखाइए, देखिए आप, अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए हैं स्पॉट पर, जहां हादसा अभी हुआ हमने आपको दिखाया, उसी स्पॉट पर पहुंचे बाइक से। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो हादसा हुआ, ये तो सवालों के घेरे में आ गया है कि सिग्नल कैसे फेल हो गए। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि यह हादसा आखिर हुआ कहां पर है, वो जगह कहां पर है जहां ये हादसा हुआ है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, ये दर्दनाक हादसा हुआ है रंगपानी में, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है और दूर इलाके में है, इसलिए चुनौतियां भी कई सारी बढ़ गई हैं। लेकिन आप सोचिए कि सिग्नल फेल हो गया
और हादसा हो जाता है। इसे लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे। बड़ी बात यही है कि हादसे के बाद सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये जो हादसा हुआ ये सवालों के घेरे में आ गया है दर्शकों। बंगाल में दार्जिलिंग के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। सुबह 8:55 पर कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी से उतर जाती है, तभी पीछे से एक मालगाड़ी आ रही थी और जोरदार टक्कर मारती है। टक्कर के बाद ट्रेन के 5 डिब्बे चकनाचूर हो गए, जो आप देख रहे हैं। एक डिब्बा मालगाड़ी के इंजन के ऊपर झूल गया, जो सामने नजर आ रहा है। दोनों ट्रेनों के कई डिब्बे काफी दूर तक बिखर गए। इसका सीधा मतलब यह कि स्पीड ज्यादा थी। हादसे से आसपास की ट्रेन भी पटरी से उतर जाती है, पटरी क्योंकि टूट गई है। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 2 लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर की भी मौत हो गई है। मालगाड़ी के लोको पायलट की गलती से हादसे की बात सामने आई है। रेलवे ने कहा कि सिग्नल फेल होने की वजह से लोको पायलट ने इसे नजरअंदाज कर दिया। ट्रैक पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी टकरा जाती है। रेलवे के आंतरिक दस्तावेज सिग्नल में गड़बड़ी की बात कह रहे हैं। खुलासा यह हुआ कि सुबह से ऑटोमेटिक सिग्नल खराब थे दर्शकों, मतलब लाल और हरे सिग्नल सही से काम नहीं कर रहे थे। मालगाड़ी के ड्राइवर को लगा सिग्नल पर आगे बढ़ने का निर्देश था, लेकिन वो आगे बढ़ जाता है और फिर मालगाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है।